आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारे जितने यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रैक्टिस सेशन डले हुए हैं उन सब के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छा बना रहे होंगे। उसी क्रम में जैसा कि हम सभी को पता है कि रिसेंटली अभी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जेबीटी टीचर की मतलब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी अनाउंस की है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी डेट एक्सटेंडेड होके अगस्त से भरना स्टार्ट होंगे और मे बी एग्ज़ाम जो है वो मे बी आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हो जाएगा। तो उसी का आपका एक पार्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो 15 नंबर का आना है। तो उसी की इस वीडियो के माध्यम से और जो पिछली हमारी प्रैक्टिस सेशंस है उनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आज की ये वीडियो उसी कड़ी में एक कदम है। इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम पर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी पेडागोजी नाम से ये ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसपे हम डेली रात को 9 बजे पेडागोजी एंड सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्लियरिटी हो सके, आपको पता लग सके कि कहाँ आपका वीक पॉइंट है या किसको आपको और ज़्यादा बेहतर से क्लियर करना है। तो आई होप कि इस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे और इसकी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक हमने दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के वीडियो में वो टीचिंग इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड 2 पार्टों में डिवाइड है, एक तो टीचिंग दूसरा पेडागोगी। और टीचिंग वाले पार्ट्स में जो टीचिंग हो गया उसके कॉन्सेप्ट उसके मेथड इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक चंडीगढ़ पीआरटी में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भर्ती हुई हो या 2015 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, है ना। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड का दर्शन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? क्या वो कोल्डवेल के द्वारा दिया गया, जॉन डीवी के द्वारा, मारिया मोंटेसरी के द्वारा या किलपैट्रिक के द्वारा? तो जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका जो दर्शन है वो आपके जॉन डीवी के द्वारा दिया गया और आगे चल के इसको प्रचलित किया किलपैट्रिक ने। और ये किलपैट्रिक जो थे वो जॉन डीवी के कौन थे? शिष्य थे। मारिया मोंटेसरी को आप जानते हैं, इन्होंने बाल विद्यालय की स्थापना करी थी। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी आपको एक्सटर्नली दी जा रही है आई होप कि उसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन है बट यहाँ कहीं ना कहीं आपको 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में उपयोगी डैश विधि है जो बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन, जिसको आप हॉट्स के नाम से जानते हैं, कौशल को बढ़ावा देती है, जिससे उनमें सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को पोषित करने वाली अपसारी चिंतन इट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक जो विधि है जो बच्चों में क्रिएटिविटी के साथ साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है। तो क्या वो इंटीग्रेटेड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, या कोलैबोरेटिव है, या कोऑपरेटिव है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। बट अब यहाँ इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कई बहुत सारे मेथडों का हम यूज़ करते हैं, तो कई सारे मेथडों का यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में करना ही इंटीग्रेटेड कहलाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर है। और कोलैबोरेटिव की बात करें तो यहाँ बच्चे और शिक्षक एक साथ एक ग्रुप में सहभागिता के रूप में शामिल होकर किसी भी समस्या पर काम करते हैं, है ना। कोऑपरेटिव में क्या है, जो टीचर है वो गाइड करता है बच्चों का, उसमें बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है, छोटे 3-4 बच्चों का ग्रुप, जिसको टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बच्चों में समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए क्या करना बेहतर होगा? बिना सोचे समझे प्रयास एवं त्रुटि का उपयोग करने देना, मानसिक सेट मेंटल सेट बनाना, या फंक्शनल फिक्सडनेस होना, या मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम को उनको देना। तो यहाँ देखने वाली बात है जो बच्चों में समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए जो टीचर क्या बेहतर कर सकता है। तो सबसे पहले बिना सोचे तो हम समस्या समाधान करने नहीं देंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो सोच समझ कर दी जाएगी। मानसिक सेट, यहाँ ये दो हम मैं बता दूँ आपको, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की लिमिटेशंस हैं। क्योंकि आप मानसिक सेट मतलब हमारे दिमाग में एक पहले से सेट फिक्स बना होता है और हर प्रॉब्लम को हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक हमें बाउंड्री के अंदर फिक्स कर देता है। और फंक्शनल फिक्सनेस कुछ इससे मिलती जुलती ही है। अब यहाँ एक ऑप्शन बचता है, वो है मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कोहलर का, जिनने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या हुआ, जो छड़ी है उससे अलग अलग तरीके के
प्रयोग कर रहे थे, मतलब सुल्तान को मिलती जुलती प्रॉब्लम दी थी, जिससे एक प्रॉब्लम से बढ़ के वो दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ता जाए और उसकी मेंटल एबिलिटी का विकास हो, है ना। आई होप कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें यस लिख कर भेज सकते हैं, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। इफ़ एनी केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की किस विधि में बच्चे वैज्ञानिक की भांति सोचते हैं? या वो रूट है, ह्यूरिस्टिक है, इंटीग्रेटेड है, ट्रायल एंड एरर है? तो सबसे पहली बात, यहाँ अगर एलिमिनेशन मेथड में लगाऊं तो रूट तो आपका टोटली कट जाएगा, है ना। ट्रायल एंड एरर वैज्ञानिक विधि में भी हो सकती है। ह्यूरिस्टिक क्या है, ये आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, ठीक है। इसका मेन मोटिव जो है आपका वो क्या है, जैसे बच्चे को कोई समस्या दी जाती है तो सबसे पहले बच्चे समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को तलाशते हैं, और उन्हें अगर लगता है कि ये सॉल्यूशन बेस्ट है तो फिर उस पर ही काम करना शुरू करते हैं। ये आपका ह्यूरिस्टिक है। इंटीग्रेटेड मतलब मैंने अभी बताया कि समस्या समाधान में आपको कई विधियों का यूज़ करना पड़ता है। और ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, आप गलती करते हैं, आपको लगता है हाँ ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, ऐसी तीसरी चीज़, ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ह्यूरिस्टिक, ठीक है। इसमें आपको बच्चों को क्या किया, वैज्ञानिक की भांति सोचते हैं इसमें बच्चे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो, एक बच्चा सवाल के रूप में आई समस्या को हल करने के लिए 4 विकल्प के रूप में दिए गए उत्तरों में से 2 को हटा देता है कि ये तो सवाल के जवाब हो ही नहीं सकते। बाकी 2 के मान को सवाल में पुट करके देखता है, उनकी वैल्यू को, और इस तरीके से उसको आप उसका आंसर मिल जाता है। तो आपको ये बताना है ये किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ह्यूरिस्टिक है, ट्रायल एंड एरर है, मीन्स एंड एनालिसिस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो अभी मैंने ह्यूरिस्टिक के बारे में आपको बता दिया, ट्रायल एंड एरर के बारे में भी बता दिया कि बच्चे मतलब एक समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या का जो समाधान होने लगता है फिर उस पर काम करते हैं, ये तो ह्यूरिस्टिक हो गया। ट्रायल एंड एरर बता दिया। मीन्स एनालिसिस क्या है कि जैसे हम सभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं कि पहले यहाँ ये तो हो ही नहीं सकते। मान लो अगर आपको एक वैल्यू दी गई कि -1⁴ लिखा है, तो आपको पता है कि इसकी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में तो आएगा नहीं, तो आप उन ऑप्शन को हटा देते हैं, इनकी वैल्यू माइनस में दे रखी होती है। तो बचे 2 ऑप्शन होते हैं, उनकी वैल्यू को आप पुट करके देख लेते हैं। इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यही आपकी क्या है, ये क्वेश्चन आपका इसी बारे में कह रहा है। तो ये जो आंसर आपका है मीन्स एंड एनालिसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप सभी को पता है कि बच्चे आपस में समस्या के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान को चरणबद्ध तरीके से हल करने में उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी है? अब इसमें क्या है, चरणबद्ध तरीके से हम किसी भी समस्या का क्या कर रहे हैं, समाधान। तो ये आपकी एल्गोरिदम होगी। आपने कंप्यूटर आईटी में पढ़ा है, जो हम आईटी कोडिंग करते हैं कंप्यूटर में, वो एल्गोरिदम उनको कहा जाता है ना। तो वो सीक्वेंस वाइज आपकी प्रोग्रामिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस मेकिंग, क्या वो फिक्स्ड सॉल्यूशन है या टेंटेटिव? टेंटेटिव मतलब एक सूक्ष्म समय के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए। तो इसमें आपको ओनली ए, ओनली बी, बोथ या नन। तो आपको बता दूं, ये हाइपोथेसिस बनाना है मतलब संकल्पना निर्माण है, वो आपकी टेंटेटिव सॉल्यूशन है। क्योंकि मतलब एक समस्या के लिए हम कई सारे पॉइंट के बारे में सोचते हैं, मे बी ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, इस तरीके से, बट आखिरी में आपका जो सॉल्यूशन है वो एक ही निकल के आता है ना। तो हाइपोथेसिस हम बहुत सारी बनाते हैं, बट काम हम एक्चुअल में एक ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर करते हैं। तो ये आपका बी होगा, ओनली बी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आइडियल मॉडल जुड़ा हुआ है। अब आइडियल मॉडल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत जाना माना मॉडल है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, इनको आपको समझना होगा, उससे आपको पूरे आइडियल मॉडल के बारे में पता लग जाएगा कि आइडियल मॉडल किससे जुड़ा हुआ है। इसको मैंने अभी बता दिया कि ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है, ना कि विकास से, न संकल्पना निर्माण से, या बच्चों की संज्ञान से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइडियल मॉडल मीन्स, क्या मतलब है आइडियल मॉडल का? क्या आइडेंटिटी, डिफाइन, एवोल्यूशन, असेसमेंट, लर्निंग है, आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्शन, लर्निंग है, इंडिविजुअल डाइवर्जेंट वाला है, या आइडेंटिफाई, डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट एंड लर्निंग वाला है। तो आइडियल, इसका आपको फुल फॉर्म एक तरीके से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये है, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है, फिर डिफाइन मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे कि मतलब मे बी ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। उसको एक्सप्लोर मतलब इनकी खोजबीन करेंगे। एक्शन मतलब उनमें से एक ऑप्शन को, एक सॉल्यूशन को पकड़कर उस पर काम करेंगे। लर्निंग मतलब बाद में जब ये सारा प्रक्रिया हो जाएगी तो उसे हम
देखेंगे कि इससे क्या एक निष्कर्ष के तौर पर निकला है कि आगे आने वाली ऐसी इसी तरीके की समस्या में हम इस सॉल्यूशन को लगा के उस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल मॉडल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आइडियल मॉडल दिया किसने था, मेन इसका कि कौन दे प्रवर्तक कौन थे। तो लैंडेस एंड लेन थे, ब्रेंसफोर्ड या स्टेन थे, या विलियम या किलपैट्रिक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ब्रेंसफोर्ड एंड स्टेन थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि समस्या समाधान में कौन सा शिक्षक की भूमिका के तहत नहीं आता, मतलब कौन सा शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत नहीं आता। समस्या का निर्माण करना, भयमुक्त वातावरण देना, बच्चों को समस्या परिभाषित करने में मदद करना, समाधानों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना। तो पहले आप 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं। बाकी हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि देखिए भयमुक्त वातावरण देना बिल्कुल टीचर को देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, समस्या समाधान बच्चे देते हैं तो हो सकता है कोई बच्चा सही उड़ जा रहा हो, बट एकदम कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हो, उससे उसका आंसर मिलता ही मिलता ना हो। तो आपको बच्चों की सुनना होगा, क्योंकि बच्चे बोलने में डरे नहीं है ना, तो उन्हें भयमुक्त वातावरण हमें देना पड़ेगा। बच्चों को समस्या परिभाषित करने में मदद करना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर, है ना। तो टीचर को मदद करनी चाहिए बच्चों को समस्या को परिभाषित करने में। बच्चों को समाधानों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना बिल्कुल ये टीचर का काम है, बट समस्या निर्माण करना हमारा काम, किसी भी टीचर का काम बच्चों के लिए समस्या क्रिएट करना नहीं है। हम नहीं चाहते कि बच्चे की लाइफ को हम हेल बनाएं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समस्या समाधान विधि का विशेष चिन्ह होता है। समस्या में समाधान अंतर्निहित होता है, समस्या समाधान में एक खास उपागम का योगदान होता है, समाधान मौलिक होता है, इसमें एक खास सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, जो प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको कुछ बताया है, तो इसमें एक खास समाधान होना और एक खास उपागम का होना, ये दोनों कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब उसमें कई सारे मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो किसी खास अप्रोच या किसी खास थ्योरी का लेना अपने आप में ही गलत बात हो जाती है। अब समाधान मौलिक होता है तो मे बी हाँ हो सकता है, ये बात सही है, बट हमेशा मौलिक होना ये ज़रूरी नहीं है। तो उसका जो सही आंसर बनता है वो समस्या में समाधान निहित होता है, मतलब हर कहते नहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में होता है। तो इस बेस पे इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को समस्या समाधान में किस क्रम को अपनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि आपको बताना है कि बच्चों के लिए समस्या समाधान है उसमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो क्या वो समस्या की पहचान करना, समाधान तलाशना, संकल्पना परीक्षण करना, या आंकड़े संग्रहण करना, या समस्या परिभाषीकरण करना, समाधान तलाशना, संकल्पना परीक्षण, या मूल्यांकन और रिकॉर्ड। उसके बाद संकल्पना परीक्षण, समाधान तलाशना, समस्या पहचानना या रिकॉर्ड। और फोर्थ वन कहता है कि मूल्यांकन करना, समाधान तलाशना, परिभाषित करना और आंकड़े संग्रहण करना। तो अगर मैं इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो आपको पता है आपके ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। क्यों? सबसे पहले ही समस्या आते ही आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, है ना। और थर्ड वाली की बात करें, संकल्पना परीक्षण मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तुरंत आपकी प्रॉब्लम आई और आपने इतनी जल्दी बिना प्रॉब्लम को जाने उसकी संकल्पना बना ली, नहीं, ये बात भी गलत है। अब जिन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इनको थोड़ा गौर से अपन देखेंगे कि पहला ऑप्शन कहता है कि समस्या पहचान पहले नंबर पे, बिल्कुल सही बात है। समाधान तलाशना, ठीक है, ये बात भी है। संकल्पना परीक्षण, फिर आंकड़े संग्रहण। तो आपको यहाँ ये देखना है कि परीक्षण से के बाद हम आंकड़े संग्रहित करेंगे या आंकड़े पहले संग्रहित करेंगे उसके बाद उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो बचा कौन सा? सेकंड वाला, है ना। तो सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें छात्र लक्ष्य आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचता है, क्या कहलाती है। इसका मैंने एक दूसरे फॉर्म में आपको पहले ही एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आई होप कि इस सभी का आंसर आपको पता होगा कि इसको अपन क्या कहेंगे, इसको मीन्स एंड कहेंगे। कि पहले अपन ने एलिमिनेशन मेथड लगाया, फिर जो ऑप्शन बचेगा उनकी वैल्यू पुट करके अपन आंसर तक, करेक्ट आंसर तक पहुँच गए, है ना। तो बैकवर्ड आपकी थिंकिंग हो जाएगी, एक तरीके से इसे इनवर्स थिंकिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेस्ड ऑन, किस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है। क्या वो फिक्स मेथड है, सिंगल डायरेक्शनल मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है, या नन। ये तो इसके बारे में अपने सारे क्वेश्चनों में अभी आपको बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ इंटीग्रेशन मेथड। इसमें कई सारे मेथड का हम यूज़ करेंगे। अगला है कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार दिए।
कुछ क्वेश्चन आपके फैक्चुअल बेस होते हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो किलपैट्रिक ने जो है आपके प्रोजेक्ट के कितने टाइप दिए, वो हैं 4। अब ज़रा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप दिए हैं। तो वो टाइप हैं आपके ये, सबसे एस्थेटिक या कंज्यूमर, सेकेंड है आपका क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव, थर्ड है आपका प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड, और फोर्थ वन है प्रैक्टिकल बेस्ड। अब इनके बारे में अगर डिस्कस करूं तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान के चलो मैंने कहा कि मेरे घर में एक छोटी सी जगह है ना, और मान लो ये आपका 1 फुट की जगह है, और इस 1 फुट की जगह में मुझे आप कहीं ना कहीं आप गार्डन के टाइप में बनाना है या कुछ भी डेकोरेटिव लगाना है। तो इसको आप प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा क्या सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो अगर आप एस्थेटिक अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस खाली जगह को मैं किस तरीके से सुंदर बना सकता हूँ, है ना। क्रिएटिविटी अगर बात करें या कंस्ट्रक्टिव बात करें तो आप कई कई चीज़ों को अपनाएंगे, जैसे चार्ट टांग देंगे वॉल पे, है ना। क्रिएटिव सॉल्यूशन अपनाएंगे कि मतलब क्या उन्हीं चीज़ों को लेकर क्रिएटिव किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व आप देखेंगे कि इस जगह में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम बन रही हैं उनको हटा दो, तो जिससे और स्पेस खाली हो जाए। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये आपका नॉर्मली आर्मी में होता है कि वहाँ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। ड्रिलिंग सुनी होगी कि आर्मी की ड्रिलिंग चल रही है ना। तो ये आपके थे प्रोजेक्ट के प्रकार जो किसके द्वारा दिए गए, किलपैट्रिक के द्वारा। प्रोजेक्ट मेथड को किलपैट्रिक ने ही फेमस किया, लेकिन इसका जो प्रतिपादन है या जो मेन दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया, तो अभी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपन लोगों ने करा है, वो आपका जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इनको नोट भी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी आई होप कि आपको ये हमारी सीरीज़ चंडीगढ़ पीआरटी प्रैक्टिस सेट की अच्छी लग रही होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप हमारी टेलीग्राम पेडागोजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर डेली रात को 9 बजे हम प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही अगर आप मुझे पता है कि हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो चंडीगढ़ पीआरटी के साथ साथ DSSS पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम पर डे की आपको एक वीडियो मिलती है DSSS पीआरटी प्रैक्टिस सेशन के नाम से, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो या आपका एक हुआ था 2015 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस पर बेस हो, तो उसकी भी प्रीवियस ईयर PYQ हमने सॉल्व करा रखे हैं। कुछ वीडियो आ चुकी हैं, कुछ का आना भी बाकी है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो सारी वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका 80% रोल प्रैक्टिस का होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि बिना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, बस आपको उन्हें त्रासने की ज़रूरत है। वो काम हम मिलकर कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।